meaning and basis for classifying the market structure. The market structure refers to the number and types of firms operating in the industry. Economists have used different ways to classify the markets in order to study the nature of different kinds of markets and problems faced by each of them. Before we classify the market structure into various types like perfect competition, imperfect competition में monopoly, monopolistic competition, oligopoly, तो ये है classification. Perfect competition, oligopoly, monopolistic competition, monopoly, ये different types of markets हैं. किन बेसिस पे आप क्लासिफाई कर रहे हैं, किन बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन हो रही है? नंबर वन, द मेन फैक्टर्स व्हिच डिटरमिन द मार्केट स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. Number of buyers and sellers of a commodity in the market indicates the influence exercised by them. Number of buyers बहुत ज्यादा होंगे तो मतलब आपकी कमोडिटी की अच्छी खासी डिमांड है, तो आप एक एज अ प्रोड्यूसर एक डोमिनेटिंग पोजीशन में है, यस और नो? तो हाई नंबर ऑफ बायर्स होने से एडवांटेज क्या होता है कि कोई बायर डोमिनेट नहीं, नो बायर इज बिग इनफ टू डोमिनेट द मार्केट. आप कह रहे हो कि भाई साहब 1000 का 500 ले लो, अरे भाई साहब हटो, और बहुत लोग हैं खरीदने वाले, नहीं बेचेंगे हम आपको सस्ते में. तो नंबर ऑफ बायर्स ज्यादा होने से एडवांटेज पे कौन है? प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर ज्यादा होने से एडवांटेज पे कौन है? कंज्यूमर. प्रोड्यूसर ज्यादा होंगे तो आप एक के पास गए, आपको अगर आपके जो प्राइस आपको चाहिए वो नहीं मिल रहा, यू विल एक्सप्लोर मोर बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. तो नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स कैसे इन्फ्लुएंस करने वाले हैं मार्केट को, समझ आ रहा है? नंबर ऑफ बायर्स ज्यादा होंगे तो प्रोड्यूसर एडवांटेज पे है, नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा होंगे तो बायर एडवांटेज पे है. सर सभी ज्यादा होंगे तो आएगी अभी मार्केट परफेक्ट कॉम्पिटिशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, तभी तो प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट. कह रहे कोई इतना बड़ा है ही नहीं कि प्राइस को इन्फ्लुएंस कर पाए, तो सर फिर प्राइस कैसे डिसाइड होगा? प्राइस इंडस्ट्री डिसाइड करेगी. आ जाएगी वो बात अभी, बट ये समझ आना चाहिए कि बायर्स किसी चीज के बहुत ज्यादा है तो प्रोड्यूसर एडवांटेज पे, प्रोड्यूसर्स अगर बहुत ज्यादा है तो कंज्यूमर एडवांटेज पे. कोई डाउट? तो नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स they indicate the influence exercised by them on the price of the commodity. कितना influence वो कर पाएंगे. बायर कम है किसी चीज के तो फिर बायर्स का इन्फ्लुएंस बहुत हाई है, कह रहे कम है, इंजीनियर लेना है जो लेना है, अभी हमें डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, कम है ना, तो वो फायदा उठाएंगे उस चीज का कि भाई साहब आपका सामान तो बन चुका है, खरीदने वाले हैं कम, तो हम अपनी मन मर्जी का प्राइस इंपोज करेंगे. तो इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, लेकिन अगर बायर्स बहुत सारे हो तो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे. तो इन्फ्लुएंस उस हिसाब से बात हो रही है. In case of large number of buyers and sellers, an individual buyer or seller is not in the position to influence the price of the commodity. However, if there is a single seller का मतलब क्या होता है? अगर आपकी मोनोपोली है, अगर आपकी मोनोपोली है तो आप अपना मन मर्जी से प्राइस सेट कर सकते हैं. You become the price maker. Then such seller exercises greater control over the price. What factors determine the nature of the market? Number one, number of buyers and sellers. Nature of the commodity. आप जिस commodity में deal कर रहे हैं उसका nature क्या है? If the commodity is of homogeneous nature, homogeneous मतलब क्या सब एक जैसे तो बेच रहे हैं. जब जैसे पेट्रोल है, आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम से लो, भारत पेट्रोलियम से लो, इंडियन ऑयल से लो, कोई फर्क पड़ता है? एक जैसा है सारा ऑयल, सारा ऑयल एक जैसा है, तो वो होमोजेनियस प्रोडक्ट हो गया कि नहीं हो गया? तो जैसे सीमेंट हो गई एक ग्रेड की, ग्रेड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो एक ग्रेड की सीमेंट हो गई, तो आप किसी भी कंपनी के लो वो सेम ही होगी. स्टील हो गया एक ग्रेड का, वो किसी भी कंपनी का लो वो एक जैसा ही होगा. तो होमोजेनियस प्रोडक्ट ऐसा होता है. पानी है जैसे फॉर एग्जाम्पल, नहीं पानी तो खैर सबके टेस्ट अलग, चीनी ले लेते हैं, चीनी है ठीक है ना, चीनी है सबकी एक जैसी है, अज्यूम कर लेते हैं ठीक है ना. कोई बोला नहीं सर इसकी ज्यादा मीठी होती है, उसकी कम मीठी होती है, अरे पेट्रोल ही रखते हैं ठीक है ना. पेट्रोल वाला ही सही था. अब ध्यान से देखना, पेट्रोल है, अब मैंने आपको पेट्रोल दिया तो क्या आपको फर्क पड़ेगा कि वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का है, भारत का है, इंडियन ऑयल का है? क्या आपको फर्क पड़ेगा? तो इफ द बायर इज इनडिफरेंट, कह रहा फर्क पड़ेगा तो छोड़ो, मैं तो फर्क बता भी नहीं पाऊंगी. एक होता है पता चल रहा है अलग है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, पेप्सी हो या कोक हो बस काला होना चाहिए.
बट दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं ना। तो फर्क ना पड़ना एक चीज होती है, फर्क ना बता पाना एक चीज होती है। तो प्रोडक्ट होमोजीनियस तब होता है जब आपको फर्क ही नहीं पता चल रहा उसमें कोई, दोनों सब एक जैसे हैं। तो क्या पेट्रोल अगर मैं आपको एक ग्लास में डाल के दे दूं या बॉटल में डाल के दे दूं या किसी भी कंटेनर में डाल के दे दूं, तो आप बता सकते हो कौन सी कंपनी का है? इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि सेम है। समझ आई बात? ऐसी सीमेंट अगर एक ग्रेड की हो, नहीं बता सकते। अगर आपको पैकेट से बाहर निकाल के कोई दे दे, पैकेट पे तो ब्रांड का नाम है, बाहर से अलग से देते तो नहीं बता सकते। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट एक ऐसी चीज होती है जिसमें बायर्स डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, एंड दैट इज द रीजन दे बिकम इनडिफरेंट। उनको फर्क नहीं पड़ता वो ए से ले, बी से ले या सी से ले। तो अगर बी हाई प्राइस चार्ज करेगा तो क्या आप बी से लोगे? क्यों लोगे जब सेम चीज आपको ए दे रहा सस्ते में? तो इसलिए वो प्राइस बढ़ा नहीं सकता। कोई डाउट? होमोजीनियस का मतलब बता रहा हूं। तो प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड। एक होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज पॉसिबल। अब शूज हैं, आप बता सकते हो कौन से नाइकी के हैं, कौन से एडिडास के हैं, कौन से एसिक्स के हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, ब्रांडिंग है, ब्रांड नेम है भाई साहब। मतलब अगर लोगों को हटा दे, अरे लोगों क्यों हटा देंगे? वो उसके साथ ही मिल रहा है ना प्रोडक्ट। पेट्रोल तो पेट्रोल मिल रहा है, कोई वो किसी पैकेट में मिल रहा है नहीं। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पॉसिबल है ब्रांडिंग की वजह से, लोगों की वजह से। तो वहां प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पॉसिबल। तो वो प्रोडक्ट होमोजीनियस नहीं है। सर जूते तो जूते हैं, नहीं, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल अलग है, किसी का सोल अलग होगा, किसी का कुछ अलग होगा। हाँ बेटा, काम तो सबका सेम ही है, चलना है और दौड़ना है। हाँ, वो पापा वाली बात हो गई। लेकिन लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज पॉसिबल और नॉट? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज पॉसिबल। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में फर्क समझ आ गया? होमोजीनियस आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, हेट्रोजेनस आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, उनकी विजिबिलिटी की वजह से, उनकी पैकेजिंग की वजह से। कोई डाउट? Nature of the commodity, something which is homogeneous, that is identical in all respects, then it is sold at a uniform price. However, if the commodity is of a differentiated nature, like different brands of toothpaste, soap, shoes, clothes, then it may be sold at different prices. Again, if the commodity has no close substitutes like railways, then the seller can charge higher prices. So nature of the commodity, होमोजेनस है या हेट्रोजेनस है, क्या इसके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है कि नहीं है? तो नेचर पे डिपेंड करेगा किस मार्केट में आप ऑपरेट कर रहे। तो नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, नेचर ऑफ द कमोडिटी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म्स। मूवमेंट ऑफ फर्म मतलब फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। जिसका मन कर रहा है आ जाओ भाई साहब, आप भी बना लो ये प्रोडक्ट, नहीं मन कर रहा, लॉसेस हो रहे हैं, छोड़ दो ये इंडस्ट्री। तो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है कि जब किसी का मन करे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आके ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो फ्रीडम ऑफ एंट्री है या नहीं है? रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है या नहीं है? तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो भैया अच्छी बात है, रिस्ट्रिक्शन है तो सिनेरियो चेंज हो जाएगा। If there is freedom of entry and exit, then price will be stable in the market. क्यों भैया? परफेक्ट कंपटीशन में जैसे फ्रीडम ऑफ एंट्री होगी, प्राइस स्टेबल इसलिए रहेगा, फ्रीडम ऑफ एंट्री है। फ्रीडम ऑफ एंट्री है तो मतलब देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। फ्रीडम ऑफ एंट्री की वजह से देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, नो सेलर विल बी बिग इनफ टू डोमिनेट द मार्केट। फ्रीडम ऑफ एग्जिट की वजह से तो वो आगे आएगा पॉइंट परफेक्ट कंपटीशन में कि फर्म विल अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स, क्योंकि अगर सेलर्स बहुत ज्यादा हैं तो आपका प्रॉफिट एज अ प्रोड्यूसर बढ़ेगा या कम होगा? एज अ प्रोड्यूसर, बिल्कुल, वेरी गुड आंसर, परफेक्ट इंटरप्रिटेशन। अगर सेलर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो मतलब उन्होंने ही तो सामान बेचना है, तो हो सकता है एक टाइम के बाद प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाए। यस और नो? एक फूड जॉइंट था, ओ भाई साहब अच्छा खासा बिजनेस, किसी ने देखा यार यहाँ सही है फूड जॉइंट, एक और फूड जॉइंट, 10 खुल गए। तो वही तो बिजनेस फिर शेयर होता है, तो एक टाइम के बाद तो प्रॉफिट गिरने शुरू हो जाते हैं ज्यादा प्रोड्यूसर होने की वजह से। तो फ्रीडम ऑफ एग्जिट है, तो अगर लॉसेस होने शुरू हो जाएंगे, कुछ लोग एग्जिट करना शुरू कर देंगे, फिर स्टेबलाइज हो जाएगा। तो लॉन्ग रन में प्राइसेस स्टेबल रहते हैं। पॉइंट, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट कंट्रोल्स द प्राइस। तो अगर फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है तो प्राइसेस स्टेबल रहते हैं, मोर और लेस स्टेबल रहते हैं। रिस्ट्रिक्शंस हैं तो मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो ना आप। तो स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स मेंटेन करने को शुरू करो कि कह रहे इसमें सब नहीं। जैसे बैंकिंग है, बैंकिंग में क्या कोई भी फ्री एंट्री है? नहीं, आपको आरबीआई से बैंकिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ऐसी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कोई बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शंस है, ऐसे नहीं कि कोई भी एविएशन है रिस्ट्रिक्शंस है, तो ऑटो इंडस्ट्री है रिस्ट्रिक्शन है,
मतलब एक लाइसेंसिंग की जरूरत होती है, मतलब एक अप्रूवल की जरूरत होती है, एक होता है कि अप्रूवल ही नहीं चाहिए भाई साहब, आप जो मन करे वो करो। तो ये चीज डिसाइड करेगी कि फॉर्म ऑफ मार्केट क्या है, रिस्ट्रिक्शंस हैं कि नहीं है, नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस, बायर्स एंड सेलर्स दे हैव द परफेक्ट नॉलेज और नॉट, आप अवेयर हो कि नहीं हो कि प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एज अ प्रोड्यूसर आप अवेयर हो कि नहीं हो कि इसके जो इनपुट्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, कहाँ मिलने वाले हैं। ऊपर ऊपर से ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सब रिपीट होने वाले हैं, ये सब रिपीट होने वाले हैं। लास्ट, मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर। मोबिलिटी मतलब आप बना रहे हो फरीदाबाद में, क्या ये भाई साहब आप वहां पे चंडीगढ़ में डिलीवर करा दोगे? अरे कोई टेंशन नहीं। श्रीनगर में करा दोगे? कोई टेंशन नहीं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, जहां चाहिए सामान वहां मिल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कोई इन्वॉल्व नहीं है। तो बड़ी इमेजिनरी सी बातें होने वाली हैं अभी, होंगी कि नहीं होंगी वो तो वक्त बताएगा। बट मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है क्या मूवमेंट पॉसिबल है कि नहीं है थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्या मूवमेंट पॉसिबल है कि नहीं है, वो बात है। अब ये बता रहे हैं कि किन चीजों पे डिपेंड करेगा कि कौन सी मार्केट है, परफेक्ट है, इम्परफेक्ट है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है, या ओलिगोपोली है। कह रहे किन पे डिपेंड करेगा? कह रहे सबसे पहले नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, फिर नेचर ऑफ द कमोडिटी, फिर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म्स, फिर नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस, और लास्टली मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा। जस्ट रीड वंस, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यू डोंट नीड टू लर्न इट, क्योंकि वो चीज अभी ऑटोमेटिकली कहीं और लर्न कर रहे होंगे, वहां पे बता दूंगा मैं आपको।